Hello students, welcome to my YouTube channel Science with Dr. Abhishek Tiwari, where science becomes simplified and learning becomes fun. Get ready to explore the wonders of science with me. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। जो टॉपिक्स हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ रे डायग्राम, रूल्स ऑफ रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, और लास्ट में हम मैग्नीफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स के बारे में अब जब हम देखेंगे तो टू टाइप्स के स्पेरिकल मिरर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन कॉनकेव मिरर है और सेकंड वाला कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो डायग्राम के साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर के बारे में हमें पता है। जब कभी भी प्लेन मिरर के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, ना कि उसके रफ सरफेस से। सिमिलरली यहाँ पे अपने स्पेरिकल मिरर्स में भी हमें वही कॉन्सेप्ट देखना है। जैसे ही हम कर्व सरफेस बनाते हैं उस कर्व सरफेस में जो उसका रफ सरफेस रहेगा, ओके, अगर वो बल्ज्ड आउट रहेगा यानी बाहर की तरफ में रहेगा, रफ सरफेस बाहर की तरफ है, और स्मूथ सरफेस जो शाइनिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ में रहेगा, ओके, शाइनिंग सरफेस जो अंदर की तरफ में रहेगा, बल्ज्ड इन रहेगा, तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हम स्मूथ सरफेस के बेसिस पे ही बोल रहे हैं। सिंपली हम अगर बोलेंगे कि स्मूथ सरफेस बल्ज्ड इन है यानी स्मूथ सरफेस अंदर की तरफ में है, तब हम उसके कहेंगे कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम दूसरे टाइप के मिरर के पास जाते हैं जो कि है कॉन्वेक्स मिरर, अगर सेम अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं एंड अगर उस कर्व पे रफ सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है, ओके, और स्मूथ सरफेस बाहर की तरफ में है, ओके, यानी स्मूथ सरफेस बल्ज्ड आउट है और रफ सरफेस अंदर की तरफ में है, तब उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके, अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, आई होप आपको टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है अपने पार्ट्स ऑफ रे डायग्राम। जब कभी भी हम एक रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये रे डायग्राम के पार्ट्स के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है, तो सो दैट हम जो भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो ईजी से हो जाता है। ओके, सबसे पहले हम पार्ट्स को समझते हैं। एक कर्व सरफेस ड्रॉ करेंगे। सपोज हम एक कॉनकेव मिरर ही ड्रॉ कर रहे हैं, उसका जो है रफ सरफेस आउटर सरफेस रहेगा, स्मूथ सरफेस अंदर की तरफ रहेगा। जो हम एक इमेजिनरी लाइन सेंटर से ड्रॉ करेंगे उस सेंटर इमेजिनरी लाइन को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। देन फॉलोड बाय, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो कर्व सरफेस है, अगर उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो एक सर्कल बनता है यहाँ पे, और हमें पता है सर्कल का सेंटर भी होता है। तो यहाँ पे जो स्पेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर रहेगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहाँ पे भी ये स्पेरिकल मिरर का एक शार्प इमेज फॉर्म होता है यानी क्लियर इमेज फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट। ओके, तो ये हो गया अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड नेक्स्ट जो कैपिटल एफ से जो डिनोट कर रहे हैं वो हो गया फोकल पॉइंट। ओके, एंड ये जो स्पेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर पार्ट रहता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर, जो भी मेजरमेंट करेंगे हम हमेशा ऑप्टिक सेंटर से ही करेंगे। ओके, सपोज अगर हमें मेजर करना है ऑप्टिक सेंटर से फोकल पॉइंट तक का लेंथ, उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं इसे हम फोकल लेंथ। और अगर हमें मेजर करना है ऑप्टिक सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी एक कर्व्ड स्पेरिकल मिरर बनाते हैं हम, उसके सेंटर से जो लाइन जाएगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो हम देखेंगे ध्यान से, एक सर्कल बनता है, उस सर्कल का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर का जहाँ पे भी एक शार्प इमेज फॉर्म होती है वहाँ पे हम कहते हैं उसको फोकल पॉइंट, और स्पेरिकल मिरर के सेंटर वाले पार्ट को हम कहते हैं ऑप्टिक सेंटर। हर मेजरमेंट हम ऑप्टिक सेंटर से ही करेंगे। ऑप्टिक सेंटर से फोकल पॉइंट का लेंथ होगा फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम उसे,
और ऑप्टिक सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में कुछ रिलेशन होता है। दैट इज़ जब कभी भी अगर हम मेजरमेंट देखेंगे, सो ये जो रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में का, फोकल लेंथ के बीच में का जो रिलेशन है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके। मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, उन दोनों का रिलेशन r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है, ओके। यानी जब आप देखोगे ध्यान से, ये जो फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिक सेंटर के सेंटर में रहेगा, एग्जैक्टली दोनों के बीच में रहेगा, तो उसका रिलेशन ऐसा बनता है हमें, इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ, नॉट फोकल पॉइंट, सॉरी। सो अगर अब हम रूल्स देखेंगे, अगर रे डायग्राम, सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस के बारे में जब हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट होता है रूल, ये रे डायग्राम। सो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए थोड़े रूल्स होता है, उन रूल्स को अगर हम समझेंगे, अगर आप समझ जाओगे तो कोई भी रे डायग्राम आप इजी से बना सकते हो, ओके। सो बेसिकली 4 रूल्स है इसके लिए, ओके। तो फर्स्ट वाला अगर आप देखोगे, ऑब्लिक इंसिडेंस, यानी जब कभी भी एक कर्व सरफेस के ऊपर, सपोज ये एक कर्व सरफेस है और इस कर्व सरफेस के ऊपर जब कभी भी एक लाइट ड्रॉ होगा, एक रे लाइट आएगा, कोई भी एंगल, वॉट एवर भी द एंगल, सो जितने एंगल से वो आएगा, अब यहाँ पे हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसको नॉर्मल बनाने के लिए, तो ये एंगल हो जाएगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो जितना उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, इसके बाद में रिफ्लेक्शन होगा लाइट, राइट। सो ये जो रिफ्लेक्शन होगा उसका लाइट, जितने एंगल से वो रिफ्लेक्शन होने वाला है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम रहेगा। सो ये ऑब्लिक इंसिडेंस के बारे में हमें ये पता चलता है, ओके। अगर आप देखोगे, व्हेन अ रे स्ट्राइक्स टू अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी रहना चाहिए, आइदर वो कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर, जब कभी भी वो मिरर से स्ट्राइक करेगा तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम ये देख रहे हैं, जो भी एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से बना रहा है, ओके, आइदर उसको नॉर्मल कहिए या प्रिंसिपल एक्सिस कहे, एक ही बात है। सो जब कभी भी वो प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी एंगल बना रहा है, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों भी सेम रहेगा। द प्रिंसिपल एक्सिस, सी दिस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंश्योर्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मेंटेनिंग द सिमिट्री ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। तो अगर आप ध्यान देखो कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे का सिमिट्री बन रहा है, ओके, वो ऐसा ध्यान दे के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में ध्यान देना है हमें। और जो सेकेंड रूल है हमारा, दैट इज पैरेलल इंसिडेंस, यानी जब कभी भी, ओके, यहाँ पे कोई भी जो भी ये रूल्स है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए अप्लाई होता है, ओके। अगर आप देखोगे, व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ओके, जैसे मैंने कहा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए सेपरेट रूल्स नहीं है, दोनों के लिए सेम है। वह जो भी एक पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली जा रहा है, जब कभी वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर को स्ट्राइक करेगा, द रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज अ स्पेसिफिक पाथ। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे passes थ्रू अ फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलर फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर, द रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फोकस ऑन द सेम साइड। सो ये कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा इसके बारे में आपको। सो सपोज ये हमारा है कॉनकेव मिरर, और हमें पता है कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टेड सरफेस, स्मूथ सरफेस जो है वो अंदर की तरफ होता है, और जो रफ सरफेस है वो आउटसाइड रहेगा, राइट। सो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये बीच में हम एक बना रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और अब यहाँ पे हम एक पैरेलल रे ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दीज आर द रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो जैसे ही ये कॉनकेव मिरर पे आके रिफ्लेक्ट करेंगे, पूरे रेस एक पॉइंट पे आके मर्ज होंगे, ओके। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे पूरे रेस मर्ज हो रहे हैं वो है फोकल पॉइंट। सो यानी हमें यहाँ पे रूल क्या याद रखना है, whenever a light ray is traveling parallel to the principal axis से पैरेलल हो रही है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो पूरे फोकल पॉइंट से पास होके जाएंगे, ओके, फोकल पॉइंट्स को क्रॉस करेंगे या फोकल पॉइंट के पास आके मीट होंगे, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब सिमिलरली अगर आप ध्यान देंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होने वाला है, जैसे कि हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में स्मूथ सरफेस आउटसाइड होता है और रफ सरफेस अंदर की तरफ होता है, और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं उसका प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हेनेवर
a parallel ray is traveling a ray is traveling parallel to the principal axis after reflection क्या होने वाला है, वो डाइवर्ज होने वाले हैं. ओके, डाइवर्ज होते हैं इस एंगल से. ये रिप्रेजेंट करता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जैसे ही यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल जो भी ये प्रिंसिपल एक्सेस से जो भी पैरेलली आया था वो यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है. सपोज किसी को भी यहाँ ये पर्स एक स्टूडेंट को या कोई बॉय को यहाँ से खड़े रह के पूछेंगे कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है, सो ही विल से दैट कि ये लाइट उसको फोकल पॉइंट से आ रहा है. तो हम ये इसको कैसा बता सकते हैं, जब कभी भी लाइट एक कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में इट विल डाइवर्ज, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट. यानी देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो फोकल पॉइंट से आने वाला है. मैं फिर से बताता हूँ आपको इसके बारे में. सी, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, इसका स्मूथ सरफेस बाहर की तरफ रहेगा और रफ सरफेस अंदर की तरफ रहेगा. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा. सो जो रिफ्लेक्टेड रे, एक रे है हमारा पैरेलल रे, ओके, रिफ्लेक्शन के बाद में ऐसा जाएगा इस डायरेक्शन में. सो अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर इसको रे को पीछे की तरफ जाएंगे तो ये जो पॉइंट यहाँ पे रहेगा वो रहेगा उस स्पेरिकल मिरर का फोकल पॉइंट. यानी हमें ऐसा लगता है कि वेन एवर द लाइट इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट. यानी हमें लगता है जब कभी भी इस पर्सन को पूछेंगे कि लाइट कहाँ से आया, तो लाइट हमेशा तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसीलिए उससे लगेगा कि लाइट इस पॉइंट से आ रही है, दैट इज़ फोकल पॉइंट से आ रही है. ओके, आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा. कमिंग टू द नेक्स्ट रूल. ओके, दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ओके, अगर ये रूल्स आपको समझ में आ गए सो आप कोई भी रे डायग्राम आप इजी से ड्रॉ कर पाओगे. सो सिमिलरली अभी जो नेक्स्ट डायग्राम जो रहेगा वो फर्स्ट ये जो लास्ट जो रूल था उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा. जैसे कि लास्ट रूल में हमने कहा था कि वेन एवर रे इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब हम कहेंगे वेन एवर रे इज ट्रैवलिंग थ्रू द फोकल पॉइंट. ओके, सो ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, इसका स्मूथ सरफेस अंदर की तरफ रहेगा, रफ सरफेस बाहर की तरफ रहेगा. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे हमारा फोकल पॉइंट रहेगा. सो एक रे ट्रैवल कर रही है इसके फोकल पॉइंट से. सो वेन एवर द रे इज ट्रैवलिंग थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. यानी जब कभी भी लाइट फोकल पॉइंट से होके जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली ट्रैवल करेगी. ओके, सेम इज़ द केस विद द कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में जब सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया है, उसका स्मूथ सरफेस बाहर की तरफ रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे उसका फोकल पॉइंट है. सो यहाँ पे इसका फोकल पॉइंट है तो ये लाइट आएगी इस डायरेक्शन में. सो वेन एवर लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू द फोकल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोकल पॉइंट, रिफ्लेक्शन के बाद में इट विल ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल एज वेल. कमिंग टू द नेक्स्ट रूल. ओके, ये सिंपल है, ये वाला रूल में उसमें कुछ ज़्यादा समझने की डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको, बिकॉज जब कभी भी एज हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द रे डायग्राम. ओके, जब एक स्पेरिकल मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, राइट, सो ये पॉइंट में यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. सो वेन एवर अ लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगा, वो फिर से सेम पाथ में रिटर्न आ जाएगा. वेदर इट में भी कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के में भी सेम सिचुएशन होगा. सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इफ़ यू सी दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो यहाँ से लाइट आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स में इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर. रिफ्लेक्शन के बाद में वो फिर से सेम डायरेक्शन में यानी सेम पाथवे में रिटर्न चले जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड. सो आई विल रिपीट ऑल द रूल्स अगेन, जस्ट लिसन केयरफुली. द फर्स्ट रूल इज ऑब्लिक इंसिडेंस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना एंगल बना रहा है, रिफ्लेक्शन के टाइम पे भी उतना ही एंगल बनाएगा. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. द सेकेंड रूल सेज दैट वेन एवर अ रे इज ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट. ओके, यानी पैरेलली जाएगा तब वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकल पॉइंट से होके जाएगा कॉन्केव मिरर में. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट रूल दैट इज फोकस इंसिडेंस, यानी जब कभी भी एक रे फोकल पॉइंट के थ्रू से जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली चले जाएगा. ओके,
or in case of convex mirror, what we will say, it appears to be coming towards the focal point, but after the reflection it has traveled parallel to the principal axis. Okay, coming to the last rule again, that is center of curvature. Okay, so जब कभी भी एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास से जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद में वो सेम पाथवे में चले जाएगा. यानी अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद में सेम पाथ से रिटर्न आ जा रहा है. ओके, ये ऐसे रूल्स क्यों बने उसके बारे में भी हम डिटेल डिस्कस कर सकते हैं. आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सब के बारे में भी. कमिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉन्केव मिरर. सो अब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. अलग अलग पोजीशन में जब हम इमेज रखते, कॉन्केव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट अपना सिचुएशन है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी. ओके, सो दिस इज आवर कॉन्केव मिरर. ओके, एंड द ऑब्जेक्ट इज, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस. एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, सो जो भी रेज रहेंगे पूरे पैरेलली ट्रैवल करेंगे. Okay, so from infinity the rays are coming parallel to the principal axis. as we have already discussed, जब कभी भी अगर इन्फिनिटी से अगर रेज आ रहे हैं तब कभी पैरेलली ड्रॉ कर रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद में पूरे क्या होगा, वो पूरे फोकल पॉइंट पे आके मीट होंगे. सो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, हमें इमेज इज फॉर्मिंग एट फोकल पॉइंट. ओके, एंड वी कैन सी दैट द हेड एंड टेल ऑफ द इमेज object, the head and tail of the object all will be formed at the focal point. That's the reason जब हम अगर हम इंफॉर्मेशन लिखना है इसके बारे में, सो ऑब्जेक्ट इज कमिंग, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. एंड वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज पॉइंट साइज. और अगर आपको उसके नेचर के बारे में बोलना है, सो नेचर ऑफ द इमेज रहता है आइदर वर्चुअल इमेज या रियल इमेज. जब कभी भी इमेज अगर मिरर के सामने फॉर्म होती है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं, और जब कभी भी इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं. अब जैसे हम देख सकते हैं कि इमेज जो है मिरर के सामने फॉर्म हो रही है, तो ये होगा हमारा रियल इमेज. ओके, coming to the next diagram, image formation by a concave mirror at when the object is at infinity. Just a minute, I guess the slide has been extra slide over here. So coming to the next, if the object is placed beyond center of curvature, यानी अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे. ओके, अगर हम देखेंगे सिचुएशन को, यहाँ पे ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये हमारा रफ सरफेस हो गया, ये दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर फोकल पॉइंट एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी विल ड्रॉ टू रेस. ओके, हर बार जब कभी भी हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है, हम टू रेज ड्रॉ करेंगे. ओके, एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक आइदर फोकल पॉइंट से कर सकते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कर सकते हैं. सो सपोज अगर यहाँ पे फर्स्ट रे जो हम ट्रैवल करेंगे पैरेलल में, सपोज. ओके, जब कभी भी एक रे पैरेलल ड्रॉ करता है, रूल्स में क्या पढ़ा है हमने, जब कभी भी एक रे पैरेलली ड्रॉ करते हैं हम, पैरेलली ट्रैवल करता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकल पॉइंट से होके जाएगा. राइट, एंड नेक्स्ट, if a ray is traveling through the focal point after reflection, it will travel parallel to the principal axis. अगर आप देखोगे ये दोनों रेज हमको यहाँ पे मीट हो रही है. राइट, अगर ये पोजीशन अगर हम देखेंगे कहाँ पे है, दैट इज बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो अगर ये इमेज के बारे में हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. Where is the image? The image is formed between focal point and center of curvature. And if you say what is the nature of the image, the nature of the image is real, right? As the image is formed in front, we will say it as real. And if you look carefully,
यहाँ पे हमें उल्टी इमेज आई है। ओके, जो हेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज ये इन्वर्टेड है। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपको साइज के बारे में पूछेंगे, ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे, साइज जो है अपने ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे तो इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, तो हम बोलेंगे साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब धीरे धीरे हम पहले इन्फिनिटी पे था, then beyond center of curvature, now we are going to place the object at center of curvature. Okay, we'll draw our concave mirror, then the principal axis। हमेशा बेसिक थिंग है, एक पहले मिरर बनाना है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, आपको आपका फोकल पॉइंट लगाना है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर लगाना है। नाउ द इमेज, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एट the object is placed at center of curvature, right? So now the object is at center of curvature, we will draw two rays, right? The first ray will be parallel to the principal axis, so after reflection it will pass through the focal point. The second ray is through the focal point, after reflection it will travel parallel to the principal axis. Now we can see the image is formed at center of curvature, and if you see, the image is in front of the mirror and the size of the image is same as the object. So the things what the criteria of the object and image, what we can say here is, object is placed at center of curvature. Where is the image formed? Image is formed at center of curvature. What is the nature of the image? Nature is real and inverted. Yes, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो हेड है ऊपर के डायरेक्शन में है, लेकिन इमेज का हेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए इमेज जो है इन्वर्टेड है। नाउ इफ यू से अबाउट साइज, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप ध्यान से देखोगे आपका इमेज भी सेम साइज का आया, तो साइज इज सेम साइज। ओके, ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज का साइज भी सेम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम। सो इन दिस सिचुएशन वी आर गोइंग टू प्लेस द object between center of curvature and focus. Okay, see, the first thing, we will draw our mirror, we will draw our principal axis, we will draw point our focal point, we will draw our center of curvature. Okay, now object is placed between the focal point and the center of curvature. Same rules. First we will draw parallel rays, as we know it will pass through the focal point. The second thing is, when it is traveling through the focal point, after reflection it will travel parallel to the principal axis, right? यहाँ पे थोड़ा डायग्राम सही नहीं आया हमें, so यहाँ पे we will draw our mirror. The next thing is, we will draw point our focal point and center of curvature. The object is between focal point and center of curvature. First line is parallel to the principal axis. Parallel के बाद में वो जाएगा directly focal point के through. Second is traveling through the focal point. After reflection it will travel parallel to the focal principal axis. We are getting the image here, and this position is beyond center of curvature. Okay, so coming against the same thing, where is the object? Between focal point and center of curvature. Where is the image formed? The image is formed beyond center of curvature. The image is formed beyond center of curvature. And what is the nature of the image? The nature of the image is, as the image is formed in front of the mirror, we will say it as real, and it is as the head is formed below the principal axis, we will say it as inverted again. Okay, and what is the size of the image? As you can see, the size of the image is greater when compared to the size of the object, so we will say enlarged image. Do you understand? Yeah. So coming to the next diagram, now we are going to place the object at focus point. Same rules. We will draw a mirror, we will draw the principal axis, point our focal point and center of curvature, and the object is at focal point. We will draw parallel rays,
After reflection, it will pass through the focal point, and the other ray will travel through the center of curvature. After reflection, it will travel in the same pathway. That's the reason I'm saying you follow all the rules carefully. So in this rule, in this diagram, if you observe carefully, the object is placed at the focal point. The first ray diagram which we are drawing is parallel to the principal axis. After reflection, what will happen? It will pass through the focal point. And the second ray we are drawing through the center of curvature. And we know that when the ray is traveling in the pathway of center of curvature, after reflection, it will pass through the same pathway, right? यानी जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से जाएगा, ओके, रिफ्लेक्शन के बाद में सेम पाथवे रिटर्न आएगा. अगर आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों रेज जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है, एंड व्हेन दे आर पैरेलल दे विल मीट एट द इन्फिनिटी. ओके, सो इस डायग्राम में अगर आपको बोलना चाहेंगे, ऑब्जेक्ट है फोकल पॉइंट पे, इमेज इज फॉर्म्ड इन्फिनिटी. द नेचर, अगर आपको नेचर के बारे में लिखना है, एज यू कैन से द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. सो वी विल से, स्टिल वी विल से रियल इमेज. एंड एज यू कैन सी द हेड विल बी फॉर्मिंग इन्फिनिटी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. इट विल बी इन्वर्टेड. And the size, it will be highly enlarged. Why highly enlarged? Because whatever be the head will be formed at the infinity. The head will be formed at the infinity. But if you see the tail, it will be here. So जितना आगे जाता रहेगा वो उतना ज़्यादा, उतना बड़ा होते रहेगा. तो इन्फिनिटी पे तो बहुत बड़ा रहेगा ना, इसीलिए हम उसका इमेज हाईली एनलार्ज बोल सकते हैं. ओके, कमिंग टू द लास्ट डायग्राम, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, हियर वी विल ड्रॉ द सेम सिचुएशन. इन दिस सिचुएशन वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड द पोल. पोल इज नथिंग बट आवर ऑप्टिक सेंटर. ओके, सो उसे ऑप्टिक सेंटर भी कह सकते हैं या पोल भी कह सकते हैं हम. सो दिस इज आवर मिरर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, this is our focal point, and this is our center of curvature. So observe carefully, this is our pole. The object is placed between pole and focal point. So image वहीं पे फॉर्म होगा जहाँ पे दोनों रेज मर्ज होंगे. ओके, जब कभी भी दोनों रेज मर्ज होते हैं, मीट होते हैं, उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म होता है. ओके, सो फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे पैरेलली. जैसे हमें पता है जब कभी पैरेलल रहेगा, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट. देन यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ये फोकल पॉइंट से होके चले जाएगा. ओके, और दूसरा जो रहेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, और रिफ्लेक्शन के बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास चले जाएगा. अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे फोकल पॉइंट से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज जा रहे हैं, ये दोनों रेज कहीं पे भी मीट नहीं होंगे. इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे, ये डायरेक्शन में जब आप देखोगे, रेस कहीं पे भी मीट नहीं होने वाले हैं. तो हम क्या करते हैं, मिरर के पीछे के डायरेक्शन में देखते हैं कि कहीं पे मीट होते हैं. तो जब अपने लाइंस एक्सटेंड करते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों रेस इस पॉइंट पे मीट होने वाले हैं. अगर आप देखोगे, ये दोनों भी रेस ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे मीट होने वाले हैं वो. ओके, सो इस पॉइंट पे जहाँ मीट हो रहे हैं वहाँ पे अपना हेड बनेगा और अपना इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा. तो ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे. सो यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट. एंड वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड, बिहाइंड मिरर. यानी मिरर के जब पीछे फॉर्म होता है तो वी से इट एज अ बिहाइंड मिरर. ओके, एंड व्हाट इज द नेचर. अभी तक जितने भी इमेजेस फॉर्म हुए थे सारे मिरर के सामने फॉर्म हुए थे, इसीलिए हम सबको रियल इमेज कहते थे. यहाँ पे मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है तो हम इसे कहेंगे वर्चुअल इमेज. वर्चुअल, एंड यहाँ पे देखेंगे हेड ऊपर के डायरेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस की, तो हम इसे कहेंगे वर्चुअल एंड एरेक्ट. वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज. और ये ऑब्जेक्ट से कंपेयर उसका साइज बड़ा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे एनलार्ज्ड. ओके, आई होप ये पूरे डायग्राम्स आपको क्लियर होंगे. अगर आप एक दो बार रूल्स को प्रैक्टिस करेंगे और रे डायग्राम्स खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सारे के सारे रे डायग्राम्स आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे.
एक भी रे डायग्राम ऐसा नहीं है जो आप बिना रूल के आप फॉलो कर ड्रॉ कर पाओगे। सो अगर आप रे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स उनके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पूरे रे डायग्राम्स आप ईजी से ड्रॉ कर पाएंगे। ये जितने भी रे डायग्राम्स आपने प्रैक्टिस किए थे उन सब का ये टेबलर फॉर्म में है। अगर आप देख रखोगे केयरफुली, जब कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमें इमेज फोकल पॉइंट पे आया था, वो हाईली डिमिनिश्ड था, पॉइंट साइज इमेज आ रहा था, वो रियल और इन्वर्टेड था। सिमिलरली जब हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लगाया था हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, तब हमें इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में आया था, और इमेज उसका डिमिनिश्ड था और उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड था। ओके, जब हमने ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में लगाया था तब हमें एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, यानी यहाँ पे करेक्ट गलत है, यहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा इमेज भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा और साइज सेम साइज रहेगा और वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में है तब हमें बियॉन्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो, एक ही बात है, हमें एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होगा और नेचर जो रहेगा वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा। और जब फोकल पॉइंट पर रहेंगे तब हमें इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा और साइज उसका हाईली एनलार्ज रहेगा और वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा। जब ऑब्जेक्ट हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब हमें मिरर बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के पीछे हमें इमेज फॉर्म होगा और उसको हम कहेंगे एनलार्ज। जो नेचर रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा और वो वर्चुअल नेचर उसका वर्चुअल और एरेक्ट रहेगा। वर्चुअल यानी कॉनकेव मिरर में सारे इमेजेस रियल रहेंगे, सारे इमेजेस रियल रहेंगे, सिर्फ जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब वो हमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, अदरवाइज पूरे इमेजेस अपने रियल है। कॉनकेव में सारे इमेजेस इन्वर्टेड है, सिर्फ उसको फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखेंगे तभी एरेक्ट रहेगा। यानी कॉनकेव मिरर से रियल भी इमेज फॉर्म होता है या वर्चुअल भी फॉर्म होता है, और कॉनकेव मिरर से हमें इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म होता है और एरेक्ट इमेज भी फॉर्म होता है। दोनों भी टाइप के इमेजेस हमें कॉनकेव मिरर से फॉर्म होते हैं। ओके, इन अभी नेक्स्ट हमें कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स हो गए थे। सिमिलरली हम अब अभी कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम सिमिलर, उसके लिए भी कोई अलग से रूल्स नहीं है, सेम रूल्स जो कॉनकेव मिरर के लिए रूल्स है सेम रूल्स हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाएंगे और सेम रूल्स फॉलो करके कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स भी करेंगे। सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे रफ सरफेस बाहर की तरफ अंदर की तरफ रहेगा और स्मूथ सरफेस बाहर की तरफ रहेगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा और हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कोई भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, राइट, सो इन्फिनिटी से पैरेलली ड्रॉ करेंगे हम, राइट, सो पैरेलली ड्रॉ करते हैं हम ऐसा। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन एट द इन्फिनिटी द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, यानी फोकस कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट रहेगा वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। एंड द साइज ऑफ द इमेज इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी इमेज फॉर्म होगा हमें, ओके, ये जो अब इसका देखेंगे हम यहाँ पे, राइट, तो इसका ये फोकल पॉइंट यहाँ पे रहता है, राइट, ये फोकल पॉइंट यहाँ पे रहता है। जब इसकी हम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, ओके, तो हमें इसके फोकल पॉइंट पे यहाँ पे इमेज, एक इमेजिनरी इमेज फॉर्म होता है, यानी जो भी इमेज रहेगा हमें यहाँ पे पॉइंट साइज में रहता है। ये इतना बड़ा भी नहीं होता है डायग्राम, ये यहाँ पे पॉइंट साइज में होता है, क्योंकि पता है रे डायग्राम ट्रैवल करने के बाद में पॉइंट साइज यहीं पे, तो जो भी इमेज फॉर्म होगा वो फोकल पॉइंट पे होगा और वो साइज ऑफ द इमेज विल बी पॉइंट साइज, और स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है वो, जो भी इमेज फॉर्म होगा वेरी स्मॉल होगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट डायग्राम जो है इसके अंदर, वेन एवर द इमेज इज प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं पे भी कोई भी डिस्टेंस के पास अगर हम प्लेस करेंगे तब इमेज कहाँ पे फॉर्म होने वाला है, ओके, तब ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, स्मूथ सरफेस बाहर की तरफ है, रफ सरफेस अंदर की तरफ है। सपोज हमने उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल पॉइंट है, रैंडमली कहीं पे भी प्लेस कर दिया है हमने। सो फर्स्ट रे ट्राई करेंगे हम पैरेलली हमें पता है पैरेलल होने के बाद में वो पास करेगा फोकल पॉइंट से, ये हमारा फोकल पॉइंट हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ये अपीयर होगा कि ये रे डायग्राम जो है वो ऐसा ट्रैवल करेगा, ओके। एंड नेक्स्ट रे डायग्राम हम ड्रा करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर या थ्रू पोल में, तो डायरेक्टली हमें जो इमेज होगा वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमें, जस्ट अ मिनट,
सो अगर आप देखोगे ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है एंड यहाँ पे हम पॉइंट्स लगाने वाले हैं। यहाँ पे हमारा होगा फोकल पॉइंट, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर ओवर हियर। द रूल्स आर, सबसे पहले हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद में वो जाएगा, इट अपीयर्स टू बी कमिंग, जाएगा नहीं, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट। इमेज तो रिफ्लेक्शन ऐसा ही होगा बट लेकिन अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट। सिमिलरली एक जाएगा डायरेक्टली थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट हमें पता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाने के बाद में यहाँ पे एज हमें पता है कि ये दोनों लाइंस मिरर के सामने कहीं पर भी मीट होने वाले नहीं हैं और वो मीट होंगे मिरर के पीछे की डायरेक्शन, नीचे मिरर के पीछे यहाँ पे फॉर्म होंगे, दोनों भी रेज यहाँ पे मर्ज होंगे। तो अपना जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होगा बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट। सो सारे इमेजेस, ओके, सारे इमेजेस जब कभी भी हम कॉन्वेक्स मिरर का हम ड्रॉ करते हैं, सो जो हमें ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा मिरर के पीछे आता है। तो इसीलिए पूरे इमेजेस कॉन्वेक्स मिरर के जो रहेंगे वर्चुअल रहेंगे, ओके। एंड इफ़ यू देख, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों सारे के सारे इमेजेस एरेक्ट रहेंगे, ओके, और डिमिनिश्ड रहेंगे, ओके। सो साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड रहेगा, नेचर रहेगा वर्चुअल और एरेक्ट। सारे इमेजेस जो रहेंगे वर्चुअल रहेंगे, एरेक्ट रहेंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। वेयर एज इन कॉन्केव मिरर आपको वर्चुअल इमेज भी आएगा, रियल इमेज भी आएंगे, सारे रियल रहेंगे, एक कंडीशन में वर्चुअल है। वेयर एज इन कॉन्वेक्स मिरर सारे के सारे हमें वर्चुअल इमेजेस ही फॉर्म होंगे और पूरे एरेक्ट रहेंगे और पूरे डिमिनिश्ड रहेंगे, यानी ऑब्जेक्ट साइज से कंपेयर करेंगे तो इमेज का साइज छोटा रहेगा, ओके। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास, दैट इज मैग्निफिकेशन, ओके। मैग्निफिकेशन हमने सारे डायग्राम्स में ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं हम मैग्निफिकेशन के बारे में, ओके। जब कभी भी अगर ऑब्जेक्ट का साइज, जैसे ही हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर है, और हमारा ये इमेज यहाँ पे अपना प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे, ओके। जब कभी भी अगर ऑब्जेक्ट साइज से कंपेयर करेंगे, अगर इमेज का साइज़ छोटा रहेगा, ओके, तो हम उसका कहेंगे डिमिनिश्ड साइज, और मैग्निफिकेशन अपना जो वैल्यू है वो छोटा रहेगा, ओके। सो मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर आपको बोलेंगे अगर फॉर्मूला वाइज में, तो मैग्निफिकेशन इज -v/u। यहाँ पे v क्या है, v इज द इमेज डिस्टेंस और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जब रेशियो करेंगे हमें मैग्निफिकेशन का आएगा, ओके। और दूसरा एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी अगर हाइट ऑफ द इमेज ज़्यादा रहेगा, तो हमें वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी तो हमें वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ओके। अगर आप केयरफुली देखोगे, अगर रेशियो न्यूमरेटर जब कभी भी बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है तो हमें 1 से ज़्यादा आती है, और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो लेस देन 1 आती है। सो अगर मैग्निफिकेशन 1 है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है, और अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, तब मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। सिंपल, राइट। सो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रे डायग्राम्स रहो या मैग्निफिकेशन रहो, ये अगर वीडियो आप पूरे अच्छे से तरीके से देख रहे हो और पूरे रूल्स आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो आप कोई भी रे डायग्राम लो, आइदर वो कॉन्वेक्स मिरर का हो या कॉन्केव मिरर का हो, आप इजी से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको पूरे क्लियरली समझ में आ चुका होगा, ओके। एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, ओके। सो इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज के लिए एटलीस्ट ये डायग्राम्स और मैग्निफिकेशन का टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं, और ये सब पूरे आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, रे डायग्राम्स के रूल्स समझने की कोशिश कीजिए, पार्ट्स ऑफ रे डायग्राम्स अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और पूरे कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स ड्रॉ करके इसे टेबलर फॉर्म में अगर आप लिख लेंगे तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे, सारे के सारे रे डायग्राम्स हमने केयरफुली और अच्छे से पूरे रूल्स फॉलो करते हुए डायग्राम ड्रॉ किया है। आप पूरे रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए, रूल्स को समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, ओके। सारे के सारे आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती हो, कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी होती है, कुछ रूल्स समझ में ना आए, तो आप उसको
कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको आपके रे डायग्राम्स के रिलेटेड हो या मैग्नीफिकेशन के रिलेटेड हो उसके बारे में सब एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स ऑन रे डायग्राम्स और मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थोड़े रूल्स हैं मैग्नीफिकेशन के और प्रॉब्लम्स के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप सबको जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए वो अच्छे से क्लैरिफाई हो चुके होंगे। लेट मी नो अगर आपको कोई डाउट्स है तो। ओके, so I hope you understood the topics we have discussed in today's class. Start asking questions and I will teach you how to find answers to it. So let's meet in your next class with your questions.